समुद्रयान की जब हम बात करते हैं तो एक तो समुद्र के अंदर जा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, और पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी आजकल चल रहा है कि जो समुद्र है उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, मिनरल के क्लम्प्स होते हैं इसमें, जैसे मैंगनीज नॉड्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनको ओशन के अंदर कलेक्ट किया जाता है। अभी माइनिंग चल रही है, जैसे चाइना इसमें काफी काम कर रहा है, ओशन के अंदर मिनरल्स, और वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में आपको मिल रहे हो, तो उनको इकट्ठा करके फिर उनको उनकी बेसिकली उसकी माइनिंग, ठीक है। तो जैसे अभी समुद्रयान हमने बनाया है ना, हमारा क्रॉलर ना, जो ओशियन बेड पे हम कहते हैं कि वॉक करेगा, है ना, तो ओशियन के अंदर जाके स्टडी करना, अगर हम इसको समझे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पायलट प्रोजेक्ट है कि हम जो डीप ओशियन माइनिंग है रेयर मिनरल्स की वो कर पाए। जो पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स होते हैं इसमें रेयर मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रपोज्ड है, क्या करेगा, मतलब ये 3 लोगों को एक बारी में ले जा सकता है, ठीक है, 12 घंटे एक बारी में इजीली ले जाया जा सकता है, और कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 72 घंटे तक ये पानी के अंदर रह सकता है, ठीक है। और अभी वही प्रोजेक्ट है, इस साल इसको स्टडी किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, और ये अराउंड ना 6000 मीटर तक की डेप्थ तक पहुंच सकता है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नॉट कर रहा है। इसको अगर समझने की कोशिश करें, मिशन हमारा क्या है कि 3 लोग हैं, अराउंड 6000 मीटर डेप्थ तक, है ना, ले जाना लोगों को, और मत्स्य 6000 इस व्हीकल को कहा जाता है। ये किस चीज के लिए है? डीप सी रिसोर्सेज है, पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स है, मिनरल्स है, उनको ढूंढने के लिए। तो मत्स्य 6000 ये व्हीकल है, इसको डिजाइन किसने किया? ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उसके अंडर ये काम करता है। 12 घंटे इसकी नॉर्मल इंड्योरेंस रहेगी नॉर्मल ऑपरेशन में, और 72 से 96 आवर्स मैक्सिमम हम चाह रहे हैं कि अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है तो तब तक ये ह्यूमंस को सेफली रख सके, ठीक है। तो हमारा एक यूनिक मैंड ओशियन मिशन होगा, ठीक है, 6000 करोड़ डीप ओशियन मिशन, इसका ये पार्ट है। 6000 मीटर तक लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। फायदा क्या है? ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? एक सबमर्सिबल व्हीकल है ना, पानी के अंदर जा सकती है, तो इससे साइंटिफिक पर्सनल है अंदर जा सकते हैं, और जो अनएक्सप्लोर्ड डीप सी एरियाज है उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को स्पेस के बारे में ज्यादा पता है, बट ओशन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा विजन है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के अंदर हम ब्लू इकोनॉमी को हाईलाइट करते हैं, है ना। ब्लू इकोनॉमी, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं? ब्लू इकोनॉमी के अंदर हम पानी, ना, पानी की डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इंडिया कहीं ना कहीं, हमारी जो मैरीटाइम पोजीशन है ना, वो अलग है सबसे। क्यों? कोस्टलाइन हमारी बहुत लंबी है, 9 कोस्टल स्टेट्स है, और 1382 आइलैंड्स हैं। इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा पानी के ऊपर, जैसे इवन हम एक कहते हैं ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट होता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी ओशियन से कहीं भी अटैक किया, अगर हर ओशियन में आपकी जो मशीन्स हैं, मान ली सबमरीन हो गया, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसको ब्लू वाटर स्टेटस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी कंट्री का ऐसा है, इंडिया ऑब्वियसली, हम क्या टारगेट कर रहे हैं अभी? हम टारगेट कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन में हमारा ब्लू वाटर नेवी स्टेटस आ जाए। और जो हमारी ये मैरीन इकोनॉमी है, जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि 3 साइड सराउंडेड है ओशियन के, और 30% पॉपुलेशन है हमारी कोस्टल एरियाज में रह रही है ना, तो एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर है। रादर इवन ये होता है कि सी है, सी के अंदर जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो इवन जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है उनको भी स्टडी किया जाएगा। फिशेज है, उसके मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं जो फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, टूरिज्म है, लोगों का लाइवलीहुड, ब्लू ट्रेड की हम बात करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट थीम हमारे लिए रहेगा, ठीक है जी। सर चाइना से तभी इंटरफेयर कर रहा है सर इतना इंडिया। एक अगर आप इशू पूछ रहे हो, ठीक है ना, स्पेसिफिकली चाइना वाला, तो वहां पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन ओशन से मेजॉरिटी ट्रेड जा रहा है, एक इशू क्या होता है? पायरेसी का, ठीक है। फिर दूसरा मेन ना एनर्जी है, सामान वगैरह तो फिर भी चल पड़ता है,
एक इशू एनर्जी का रहता है। एनर्जी में क्या है कि यहाँ पर जैसे एनर्जी ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यूएस यहाँ पर रोक सकता है, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो एरिया है, यूएस रोक सकता है चाइना का सामान यहाँ से जाने के लिए। तो वहां पर उस टाइम पर फिर क्या होगा? अब चाइना क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि म्यांमार में पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, वहां से पाइपलाइन बिछवाई जा रही है। वो क्या कर रहा है, म्यांमार से एक पॉइंट चाह रहा है जहां से उसकी कंट्री में रिसोर्सेज चले जाए। दूसरा क्या है, आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पढ़ा होगा, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या कर रहा है चाइना, ग्वादार पोर्ट से डायरेक्टली अपने लिए रिसोर्सेज ले जा रहा है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है, जो पहले हम बात करते थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या होता है कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है। अब जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में क्या इशू हुआ था, वहां पर पहले श्रीलंका को बोला मैं आपको रिसोर्सेज देता हूँ, मैं डेवलप करता हूँ, लोन दे दिया, बाद में श्रीलंका से लोन वापस किया नहीं गया। जब लोन वापस नहीं किया गया तो फिर उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, है ना, आप अपनी जमीन लीज पे दे दो। और एक बार जमीन लीज पे ले ली, अब उसके बाद फिर वो वहां पर अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब जैसे कि अब जो सबमरीन है उसको डॉक कर सकता है वो, ठीक है, सबमरीन को अगर कुछ चाहिए तो ऑटोमेटिकली सबमरीन की कैपेबिलिटी बढ़ गई ना। श्रीलंका से सामान उठाया, फिर उसका दोबारा से 25-30 दिन आगे जा सकता है, उसको वापस चाइना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की छोटे छोटे पर्ल, छोटे छोटे आइलैंड है, उनको डेवलप कर रहे हैं। वो उसी को फिर बेल्ट, वो बोल रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड है, ऊपर से रोड बना रहे हैं, नीचे से हम, है ना, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ओशियन से। और वो क्या कह रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। यूएस क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, ये तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। फिर वो क्या कर रहे हैं, पाइवेट टूवर्ड्स एशिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए इंडियन ओशियन रीजन एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन बन रहा है, क्योंकि हाँ, ट्रेड यहाँ से जा रहा है, ठीक है। बट जो अभी हम इशू डिस्कस कर रहे हो तो नॉर्मल एक, कि इंडिया क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर हम देखें डीप ओशियन मिशन, ठीक है, इसके अंदर ये अप्रूव कब हुआ था, जून 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये कर रही है मैनेज, ये इंपॉर्टेंट है। और किस चीज के लिए, डीप ओशियन रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, डीप सी टेक्नोलॉजीज हम कर रहे हैं। किस चीज के लिए हो रहा है, ताकि देखो ना कि हमारा लार्जर प्रोजेक्ट क्या है, लार्जर दिमाग में पिक्चर क्या है, एक सस्टेनेबल यूज हो सके ओशियन रिसोर्सेज का, और सपोर्ट इनिशिएटिव कर सके हम ये ब्लू इकोनॉमी के लिए, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे एक्सप्लॉयटेशन ओशियन में बहुत ज्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली आप देखोगे ओशियन में ना प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो वो एक बड़ा इशू बन के आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं अगर स्टडी होगी तो ही फिर हम ये कर सकते हैं ना कि रीजन, अब जैसे मान लो ओशियन, ये जब ओजोन में आपका छेद बना, ठीक है, काफी टाइम से बन रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। फिर जब एक बार वो स्टडी हुआ, पकड़ा गया, उसके बाद तो फिर उन्होंने, है ना, इकट्ठे हुए, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया, ठीक है ना। फिर उस, और कहीं ना कहीं सबसे अच्छा माना जाता है कि, है ना, लोगों ने उसको माना भी। तो यहां पर भी अगर हम उसको स्टडी करते हैं ओशियन को, तो ठीक है, फिर एक वो जो सस्टेनेबल यूज है वो हो सकता है ना। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर हम कहें ना कि अनरेगुलेटेड डीप सी ओशियन, या फिर ओशियन में जो भी चीजें हो रही है, जैसे ना फिशिंग वगैरह है, बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, ठीक है, क्योंकि कोई जा नहीं सकता ना चेक करने। तो अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मिशन, है ना, ये एस्टिमेट किया था 4070 करोड़, है ना, 5 साल के लिए। और इम्प्लीमेंट इसको एक फेज्ड मैनर में कर रहे हैं। और अभी इस साल उसको ट्रायल्स भी किए गए हैं। इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो डीप सी मिशन के लिए स्टडी कर रहे हैं इंडिया, जिनमें इन्वॉल्व है। तो एक आपका एक इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स है ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इनॉग्रेट किया था दोनों कंट्रीज ने, ये 2020 में शुरू हुआ था, है ना, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, सागरमाला एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, पोर्टलेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, पोर्ट्स है, पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, जैसे ये होता है ना पोर्ट्स में, मान लो एक शिप आ रहा है, उसका टर्न अराउंड पीरियड बहुत कम करना है। अदरवाइज होता है, एक आया शिप, फिर डॉक किया, फिर उसको खाली किया, फिर उसको दोबारा से भरा, फिर उसको भेजा। अगर ये टाइम पीरियड हम कम कर दें, है ना, तो ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट एक कंट्री की कम होती है, ठीक है। ओ स्मार्ट,
ठीक है ना। ओ स्मार्ट है, ये हमारा अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें हम एम कर रहे हैं कि रेगुलेटेड यूज करना है ओशियन का, मेरीन रिसोर्सेज का, ताकि ओवरऑल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओशियन में हो सके। इसके अलावा हमारा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, आईसीजेडएम की हम बात करते हैं, ये किस चीज पे फोकस कर रहा है कि जो हमारे ये कोस्टल एरियाज है ना, मेरीन रिसोर्सेज है, इनको कंजर्व करना है ताकि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है कोस्टल कम्युनिटीज की, ये इंप्रूव हो सके। इसके अलावा हमारी नेशनल फिशरीज पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल फिशरीज पॉलिसी, ये स्पेसिफिकली जो ब्लू इकोनॉमी का हम कॉन्सेप्ट कहते हैं उसके लिए कि प्रमोट करना है ग्रोथ इनिशिएटिव, ताकि जो सस्टेनेबल यूज हो सके ना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन फिशरी वेल्थ का हमारे जो ओशियंस है उसके अंदर। तो इन एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं।